नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिंधु नदी प्रणाली की, इंडस रिवर सिस्टम की। इंडस रिवर सिस्टम में हम देखेंगे कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, ये कौन से देशों से प्रवाहित होती है और मेनली इसकी सहायक नदियाँ कौन सी होती हैं। ये टॉपिक हमारा करंट से रिलेटेड भी हो जाता है क्योंकि अभी जो सिंधुर मिशन हुआ था उसमें भारत के द्वारा सिंधु का जो पानी था वो रोक दिया गया था। इस लिहाज से भी अगर हम सिंधु नदी को देखें तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिंधु नदी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी के साथ हम हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। 1 सेकंड प्लीज। ओके, अगर हम सिंधु नदी की बात करें तो नदी की अगर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी बाएं किनारे की सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं जास्कर, द्रास, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज। हमें अगर किसी भी नदी के बाएं और दाएं भाग को देखना है, लेफ्ट और राइट भाग को देखना है, तो सबसे पहले हमें नदी के प्रवाह को देखना होगा। जैसे इस नदी का प्रवाह इस तरफ है तो इसकी लेफ्ट साइड जो नदियां होगी वो कौन सी होगी, ये वाली होगी। यानी नदी के प्रवाह से हमें पता चलता है कि इसकी जो सहायक नदी होंगी वो बाएं भाग की होगी या दाएं भाग की होगी। जैसे अगर हम बात करें कोई नदी, हम अच्छे तरीके से समझने के लिए इसे नॉर्थ डायरेक्शन मान लेते हैं। कोई भी नदी नॉर्थ डायरेक्शन में है, अब नॉर्थ डायरेक्शन में नदी है तो उसकी अगर हम लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट विंग ट्रिब्यूटरी कौन सी होगी, ये वाली होगी। और राइट वाली ट्रिब्यूटरी कौन सी होगी, हमारे राइट हैंड की तरफ वाली होगी। तो नदी के प्रवाह से डिसाइड होता है कि वो लेफ्ट होगी या राइट होगी। जैसे द्वारा हम देखिए, जैसे ये नदी है, अब इस नदी का जो भाग है वो नीचे की तरफ है तो यहाँ पर इसकी लेफ्ट वाली नदी कौन सी हो जाएगी, लेफ्ट वाली नदी ये हो जाएगी। ये लेफ्ट इसकी सहायक नदी हो जाएगी, ये इसकी राइट हो जाएगी। यानी हम जब नीचे से देखते हैं हम तो हमें ये लेफ्ट और ये राइट नजर आएगी। यानी हमें डायरेक्शन कैसे पता चलती है, डायरेक्शन नदी के बहाव से, प्रवाह से हमें पता चलता है। जैसे इस नदी का प्रवाह इस तरफ है तो इसकी डायरेक्शन में लेफ्ट वाली कौन सी होगी, ये वाली नदियां लेफ्ट वाली होंगी। और राइट वाली कौन सी होंगी, ऊपर वाली नदियां होंगी वो राइट वाली होंगी। किससे पता चलेगा, नदी के बहाव से हमें पता चलेगा कि ये नदियां लेफ्ट वाली है या फिर ये नदियां राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। अब इसी के साथ हम आगे स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर जो आपको नदियां दी गई है, जास्कर, द्रास, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, इन्हें हम पहले एक सिंपल मैप के माध्यम से समझेंगे। फिर उनके बाद में हम इसका 3D मैप के माध्यम से अध्ययन करेंगे, जिससे आपको सिंधु नदी समझने में बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक नदी की लाइव लोकेशन जैसा हम आपके सामने डायग्राम पेश करेंगे। अगर हम इसके दाहिने भाग की बात करें, राइट विंग ट्रिब्यूटरी की बात करें, तो इसमें श्योक नदी, गिलगित नदी, मुंजा नदी, स्वात नदी, कुन्नार नदी, कुर्रम, गोमल, काबुल नदी, इनको हम पाकिस्तान अफगानिस्तान में देखेंगे। ये नदियां इसकी दाहिनी भाग की यानी राइट भाग की ट्रिब्यूटरी है। ओके, जैसे हम अब बात करते हैं एक बार ब्लैंक मैप पे। इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ पूरे डायग्राम, जिससे आपको ये हो कि हमने प्रत्येक नदी के ओरिजिन, उद्भव पर उसके स्टेट के अकॉर्डिंग, जैसे भारत में बात करें कि भारत में उसका प्रवाह कौन से स्टेट में है, अगर हम बात करें कि पाकिस्तान में वो कहाँ पर जाके मिल रही है, अगर हम इसकी सहायक नदियों की बात करें कि सहायक नदियों में सबसे बड़ी सहायक नदियां कौन सी है, सभी को हमने डायग्राम के माध्यम से डिनोट किया है। जैसे इस नदी में देखिए, पूरा जो डायग्राम है नदियों का बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है, जिससे आपको एक भी नदी रटना नहीं पड़ेगा। और इसके बाद में अगर आप 9th क्लास की ओल्ड एनसीईआरटी और 11th क्लास की अगर न्यू एनसीईआरटी देखोगे तो वहां पर आपको उन एनसीईआरटी को समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे ये सारे जो हमारे पिक है, वो सारे पिक क्या शो कर रहे हैं, सारे पिक हमें शो कर रहे हैं कि नदियों का ओरिजिन कहाँ से है, वो कहाँ से निकल रही है। पहले हम एक बार ब्लैंक मैप पे प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद में हम बारी बारी से नदियों की चर्चा करेंगे। जैसे हम बात करते हैं, ये हमारा प्यारा
भारत है। अगर हम बात करें, ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन कौन सा है? तिब्बत का पठार है। तिब्बत के पठार से कोई नदी निकलेगी, तिब्बत के पठार से हम बात करें, नदी निकलेगी सिंधु नदी, और वो लद्दाख रीजन में प्रवेश करेगी। लद्दाख रीजन में प्रवेश करने के बाद में वो कहां पर प्रवेश करेगी? वो पाकिस्तान में जाएगी, और पाकिस्तान में अरब सागर में मिल जाएगी। तो हमें जो सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखना है, वो कहां से? मानसरोवर के पास से निकल रही है। और मानसरोवर के पास में कौन से? बोखरचू ग्लेशियर से निकल रही है। बोखरचू हिमानी से निकल रही है। अगर हम बोखरचू की बात करें तो इसे सिंगबी खबाब कहा जाता है, सिंगबी खबान कहा जाता है। सिंगी खाबान कहा जाता है। सिंघवी खाबान का अर्थ होता है कि शेर जैसा मुख। अगर हमसे पूछे कि सिंधु नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है, तो इसका नाम है सिंगी खाबान, जिसका अर्थ होता है शेर जैसा मुख। कौन से ग्लेशियर से निकलती है? मानसरोवर के पास से बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है। इसके बाद में यहाँ पर ये लद्दाख में प्रवेश करती है। जैसे हमने देखा था कि जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बाद में जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। जिससे जम्मू कश्मीर वाला जो ये रीजन है, ये नीचे वाला है, और ऊपर वाला कौन सा है? लद्दाख वाला। तो ये ओनली भारत में लद्दाख वाले रीजन में ही बहती है। आपको याद रखना है, ओनली लद्दाख वाले रीजन में बहती है। लद्दाख वाले रीजन में भी हम देखते हैं इसको एक डायग्राम से। 1 सेकंड होल्ड रखना प्लीज। ऊपर हमने देखा था कौन सा? काराकोरम, फिर लद्दाख, और ये जास्कर। लद्दाख और जास्कर रेंज है, उसकी बीच में से ये नदी प्रवाहित होती है। इसके बाद में अगर हम इसकी सहायक नदियों की बात करें, तो नीचे से जास्कर नदी, जास्कर के बाद में हम देखते हैं द्रास नदी, द्रास के बाद में हम देखते हैं यहाँ पे श्योक नदी, श्योक के बाद में हम श्योक की सहायक नदी की बात करते हैं। इसमें नुब्रा और गलवान, नुब्रा और गलवान किसकी सहायक नदी है? श्योक नदी की है। और श्योक नदी कहां से अपना अधिकतम पानी ग्रहण करती है? हमने यहाँ पर देखा था सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर से श्योक नदी पानी ग्रहण करती है। अगर हमें हमसे पूछे अगर इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तो जास्कर और द्रास, जास्कर और द्रास। उसके बाद में अगर हम ऊपर की साइड में देखें, तो ऊपर की साइड में या अगर हम देखें राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की, तो यहाँ पे श्योक है। श्योक की जो सहायक नदी है वो कौन सी है? नुब्रा और गलवान। उसके बाद में अगर हम देखें तो सिगार, सिगार के बाद में हम देखते हैं गिलगित, और गिलगित की कौन सी है? हुंज। गिलगित और गलगित की हुंज। ये नदियां हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि 11th क्लास की एनसीईआरटी में इन नामों को दिया हुआ है, और जो भी हमारा एग्जाम पैटर्न होता है उनमें एनसीईआरटी को स्टैंडर्ड बुक माना जाता है, और वहीं से क्वेश्चन डायरेक्ट पुट किए जाते हैं। इसलिए आपका मेनली ध्यान होना चाहिए इन शब्दों पर। एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं। ये हमारी श्योक है, श्योक की कौन सी है? नुब्रा और गलवान। उसके बाद में ये सिगार है, ये सिगार है, सिगार के बाद में ये गिलगित है, और गिलगित की शायद नदी कौन सी है? गिलगित, सॉरी, गिलगित, और गिलगित की सहायक नदी कौन सी है? ये वाली हुंज। ओके, हिंदी में आपको नाम याद हो जाएगा, इंग्लिश में पीपीटी में दिया हुआ है। ये कौन सी है? श्योक नदी है। अगर हम श्योक नदी की बात करें तो ये नुब्रा है जो इसकी सहायक नदी है, और ये गलवान है, ये जास्कर है, और ये द्रास है। अगर आपको क्रम भी याद रहे तो पहले जास्कर, द्रास, उसके बाद में ऊपर हम देखते हैं श्योक, सिगार और गिलगित। उसके बाद में ये यहाँ से प्रवेश कर जाती है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में आगे हम देखेंगे कराची के पूर्व साइड में ये अरब सागर में जाकर गिर जाती है। ओके,
अब एक बार इसे हम मैप पर देखते हैं। ये हमारा प्यारा भारत है और यहाँ से तिब्बत के पठार से ये नदी ओरिजिन होती है, जो हम बात कर रहे थे बोखुरचू ग्लेशियर से। बोखुरचू जो मानसरोवर के पास है, वहां से ये नदी निकलती है, लद्दाख वाले रीजन में प्रवेश करती है। लद्दाख वाले रीजन में प्रवेश करने के बाद में ये पाकिस्तान बहती हुई कराची के पूर्व से अरब सागर में गिर जाती है। जैसे आप यहाँ देखिए, तिब्बत, ये चीन है, ये तिब्बत है, ये पाकिस्तान है, ये हमारा प्यारा भारत है। भारत में यहाँ पर मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील के पास से बोखुर चू ग्लेशियर से निकलती है। जैसे यहाँ पर हमें दिया हुआ है नाम, ये देखिए, बोखुरचू ग्लेशियर मानसरोवर झील के पास, माउंट कैलाश यानी कैलाश पर्वत के पास। कैलाश पर्वत आपको याद होगा, जब हमने हिमालय देखा था तो हिमालय में हमने देखा था कि जो ट्रांस हिमालय है, उसमें हमने देखा था कि ट्रांस हिमालय को भी हमने काराकोरम, लद्दाख और जास्कर और कैलाश रेंज में डिवाइड किया था। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर तीनों कहाँ पर है? भारत में है। लेकिन जो कैलाश रेंज है वो कहाँ पर है? वो तिब्बत में है। और कैलाश रेंज से ही हम कौन सी नदी देख रहे हैं? सिंधु नदी देख रहे हैं। आगे हम देखेंगे कि जो मानसरोवर झील है, उससे हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी भी निकल रही है, और मानसरोवर झील के पास से ही हम देखेंगे कि सतलुज नदी निकल रही है। तो आपके लिए मानसरोवर झील सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इससे भारत में बहने वाली 3 नदियों का ओरिजिन है। एक सिंधु नदी का, एक सतलुज नदी का और एक ब्रह्मपुत्र नदी का। ओके, जैसे आपको समझ में आ गया होगा कि ये लद्दाख से बहती हुई कहाँ पर जा रही है? पाकिस्तान में जा रही है। नेक्स्ट डायग्राम में देखिए। नेक्स्ट डायग्राम में हम देखते हैं, अब इस डायग्राम में आपको रियल पिक्चर शो होगी, जिसके माध्यम से हमें पता चलेगा कि जो नदियां हमने अभी डिस्कस की थी वो कहां से प्रवाहित हो रही है। जैसे ये हमें दिख रहा है गोखुरचू ग्लेशियर, जिसे हम सिंगमी खम्बान कहते हैं, यानी शेर मुख वाली आकृति, जिसे तिब्बत में नाम कहते हैं। इसके बाद में प्रवाहित होती हुई लद्दाख में प्रवेश करती है। लद्दाख में इसकी एक सहायक नदी है, राइट वाली, जास्कर। उसके बाद में दरास। यहाँ पर इसकी श्योक है, नुब्रा है और गलवान है। श्योक नदी हमें याद रखना है कि सियाचिन ग्लेशियर से भी पानी ग्रहण करती है। इसके बाद में हम देखते हैं सिगार। सिगार के बाद में गिलगित, गिलगित के बाद गिलगित की सहायक नदी है हुंजा। ओके, ये हमारी सिंधु की सहायक नदियां हो गई। आपको आई होप जो लद्दाख वाला क्षेत्र है उसकी जो भी सिंधु की सहायक नदियां हैं वो समझ में आ गई होगी। एग्जाम में हमारा ध्यान झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज पर तो रहता ही है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन इनसे भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये हमारी एनसीईआरटी 11th में मेंशन है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक बार हम इनकी ब्लैंक मैप पर प्रैक्टिस करते हैं। जैसे ये हमारा ब्लैंक मैप है, इस ब्लैंक मैप में आपको देखना है जो हमने बात की थी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, फिर आपको रिकॉल करना है अपने मस्तिष्क में भी, हाँ सर ने यहाँ पर ये चीज बताई है, तो आपको अच्छे से याद होगा। इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने का एकमात्र अच्छा तरीका है कि आपका जो इमेजिन पावर है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और आपको अधिकतम मैपिंग का सहारा लेना होगा। जैसे मैं बात करूं कि जो हमारे सोर्स होते हैं वो ये ऑक्सफोर्ड वाली जो हमारी एटलस है उसमें होता है। इसमें अगर आप मेरी एटलस देखोगे तो उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से मैपिंग को डिनोट किया है। और दूसरा, अगर हम बात करें तो हमें खुद को हमारे नोट्स तैयार करने होंगे। जैसे इसमें पूरे सिंधु नदी सिस्टम को बहुत बार रिकॉल किया गया है। अगर आप को अच्छे से सिंधु नदी को याद अगर रखना है तो आपको बार बार भारत के मैप की प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे अगर हम बात करें, सबसे पहले यहाँ पर बोखुरचू ग्लेशियर जो मानसरोवर के पास है, तिब्बत में है। उसके बाद में ये सिंधु नदी निकलती है, जिसे हम तिब्बत में क्या कहते हैं? सिंगमी खम्बाब कहते हैं। सिंगमी खम्बाब के बाद में ये भारत में प्रवेश करती है। भारत में यहाँ पर ये जास्कर है, ये ए वाला जास्कर है, ये बी वाला क्या है? बी वाला द्रास है। सी वाला हमने देखा था श्योक है। डी की बात की थी हमने, नुब्रा है। ई की बात करें तो ई पर हमने देखा था गलवान है। एफ की बात करें तो सिगार है। एफ जी की बात करें तो हमने जी पर देखा था गिलगित। एच की बात करें तो यहाँ पे हुंजा है। और ये पूरा जो नदी सिस्टम है वो कौन सा है? सिंधु नदी का है।
आपको याद हो गया होगा, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से ये निकलती, बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है। भारत में प्रवेश करने के बाद में अगर इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करें तो यहाँ पर कौन सी है, जास्कर ए पर, जास्कर के बाद में दरास, अगर हम बात करें तो बोखुर से निकलती है। बोखुर से निकलने के बाद में ए पॉइंट पर कौन सी है, जास्कर, बी पॉइंट पर दरास, ऊपर हम बात करते हैं यहाँ पर श्योक, श्योक की जो ये डी वाली है ये कौन सी है, ये नुब्रा, नुब्रा के बाद में ई वाली गलवान, गलवान के बाद में ये सिगार नदी, सिगार के बाद में मेन जो जी है वो गिलगित है, और गिलगित की सहायक नदी है हुंजा है। उसके बाद में ये पाकिस्तान में चली जाती है, पाकिस्तान में ये आगे कराची के पूर्व में अरब सागर में गिर जाती है। अब एक बार आप इसे मुझे बताइए कि आपको ये याद हुआ या नहीं। अगर हम बात करें श्योक नदी कौन से कहां पर है, श्योक नदी को हमने कहा मेंशन किया है, आप कमेंट में अपने दिमाग में रिकॉल कर सकते हैं कि श्योक नदी को हमने कहां पर देखा है। अगर श्योक नदी की बात करें, श्योक नदी को हमने सी पर देखा है। श्योक के बाद अगर हम बात करें गिलगित नदी की, गिलगित नदी को हमने कहा देखा है, गिलगित नदी की बात करें तो गिलगित नदी को हमने जी पॉइंट पर देखा है। इसके बाद में अगर हम बात करें जास्कर की, जास्कर नदी को हमने कहां पर देखा है, जास्कर नदी की बात करें तो जास्कर नदी को हमने ए पॉइंट पर देखा है। उसके बाद में अगर हम बात करें गलवान की, गलवान की, अगर गलवान की बात करें जो किसका सहायक है, श्योक नदी का सहायक है, ये ई पॉइंट पर कौन सी है, गलवान, जास्कर कहाँ, ए पर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम ये ज्यादा प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट जो हमारा रिवर सिस्टम होगा वो होगा पांच नदियों का, जिसे हम पंचनद कहते हैं। हम इसे पंचनद क्यों कहते हैं इस पर भी चर्चा करेंगे, और ये पांच नदियों का ओरिजिन कहाँ से है और इनका क्रम क्या है, एग्जाम में इनका क्रम पूछा जाता है। और भी बहुत से इस नदियों में इनका उद्गम पूछा जाता है, ये मिलती कहाँ पर है ये चीज पूछी जाती है। तो हम इनके बारे में अभी चर्चा करेंगे। जैसे हम बात करें, सबसे ऊपर इंडस रिवर है, उसकी झेलम, चेनाब, उसके बाद में रावी, व्यास, सतलज, ये हो गई। हमने एक बात और देखी थी जो आपको लेक्चर स्टार्ट होने से पहले बताया था, लेक्चर स्टार्ट होने के दौरान, सिंधु नदी कहाँ से गुजरती है, लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज के बीच से गुजरती है। तो कभी आपसे प्रश्न पूछे कि काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, तीन रेंज हम बात करते हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, जब हम ट्रांस हिमालय देखते हैं उसके तीन पार्ट है। तो ये जास्कर, काराकोरम लद्दाख और जास्कर के बीच से बहती है, ना कि काराकोरम और लद्दाख के बीच से। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, जैसे इसमें दिखा गया लद्दाख रेंज और ये जास्कर रेंज, इनके बीच से ये सिंधु नदी गुजर रही है। ओके, ये सिंधु नदी यहाँ पर काराकोरम रेंज है, यहाँ पे लद्दाख रेंज है, यहाँ पे जास्कर रेंज है, और जास्कर रेंज के बीच से गुजर रही है। और यहाँ पर आपको ये जास्कर रिवर दिखाई गई है, यहाँ पे जास्कर रिवर है, यहाँ पर द्रास रिवर है। द्रास रिवर के बाद में हम देखेंगे यहाँ पे श्योक है, यहाँ पे शिगार है, यहाँ पे गिलगित है। दूसरे पेन से भी मैं नोट कर देता हूँ, बाकी बहुत बार इस पे हमने चर्चा भी कर ली है। यहाँ पे जास्कर, द्रास, श्योक, उसके बाद शिगार, गिलगित। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा सिस्टम है वो पंचनद नदियों के बारे में है, जिस पर हम अभी विचार करेंगे। जैसे हम पहली नदी की बात करें, जैसे हम पहली नदी की अगर बात करें तो पहली नदी हम पहले देखते हैं सतलुज नदी के बारे में। सतलुज नदी, सतलुज नदी की बात करें तो सतलुज नदी मानसरोवर के पास से निकलती है, और मानसरोवर के पास से कौन से, राकसताल झील से निकलती है, राकसताल झील से सतलुज नदी निकलती है। अब सतलुज नदी की खासियत ये है कि तिब्बत से आती है, तिब्बत से आने के बाद में ये हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है।
हिमाचल प्रदेश में ये सिपकल्ले दर्रे से प्रवेश करती है। सिपकल्ले दर्रे से प्रवेश करते हुए ये समांतर बहती है, पंजाब में आती है। पंजाब से ये नदी पाकिस्तान में चली जाती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात आपके लिए कि सतलुज नदी कहाँ से प्रवाहित होती है। सतलुज नदी तिब्बत, तिब्बत के बाद में हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद में पंजाब, और पंजाब के बाद में ये पाकिस्तान में चली जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि सतलुज नदी क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि भागड़ा नांगल जो परियोजना है, जिससे एक नहर तंत्र को, इंदिरा गांधी नहर तंत्र को पानी दिया जाता है, वो पानी कहाँ से ग्रहण करती है, वो ग्रहण करती है सतलुज नदी से। तो भागड़ा नागला परियोजना से जो इंदिरा गांधी पानी ग्रहण करती है, वो सतलुज नदी से ग्रहण करती है। आगे हम देखेंगे कि हरिके बैराज है, वहां से भागड़ा नागला नदी इंदिरा गांधी नदी स्टार्ट होती है, और वहीं से हम देखेंगे कि व्यास नदी आकर मिलती है। सतलुज नदी हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। सतलुज नदी तिब्बत से निकलती है, मानसरोवर झील के पास, राकसताल के पास से निकलती है। राकसताल से निकलने के बाद में ये तिब्बत, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पाकिस्तान में चली जाती है। जब आप इसे मैप पर देखोगे तो आपको ये चीजें याद रखने में आसानी होगी। जैसे हम बात करते हैं, इस मैप को देखिए एक बार। यहाँ पर आपको जो ये मैप, ये जो मैप हमें दिखाई दे रहा है, ये कौन सा रीजन है, ये हमारा कौन सा रीजन है, एक सेकेंड, ये हमारा लद्दाख रीजन है, ये जम्मू एंड कश्मीर है, और ये हिमाचल प्रदेश है, और ये क्या है, पंजाब है। पंजाब के नीचे ये हरियाणा है, और हरियाणा के बाद में राजस्थान है। अब आप हिमाचल प्रदेश में देखिए, कोई भी नदी अगर यहाँ से निकल रही है, सतलुज नदी, और यहाँ से जा रही है, और ये पैरेलल जा रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश और पंजाब जो एक दूसरे के समांतर है, यानी थोड़ा बहुत ही यहाँ पर हमें डिफरेंस नजर आ रहा है कि इतना भाग ऊपर है, तो हमें ये समझ में आ जाए ये नदी सीधी जा रही है। तो इसका प्रवाह कहाँ होगा, इसका प्रवाह पंजाब हिमाचल प्रदेश में होगा, और बाद में कहाँ चली जाएगी, बाद में चली जाएगी पाकिस्तान में। ओके, तो आपको इस चीज को याद रखना है, तिब्बत, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद में पंजाब, पंजाब के बाद में चली जाएगी पाकिस्तान में। उसके बाद में हम देखते हैं दूसरी नदी, व्यास नदी। अगर हम व्यास नदी की बात करें, व्यास नदी कहाँ से निकलती है, व्यास नदी की व्यास करें तो व्यास नदी व्यास कुंड से निकलती है। अब ये तो कोई बात नहीं हुई, व्यास नदी व्यास कुंड से निकलती है। और व्यास कुंड कहाँ पर है, व्यास कुंड रोहतांग दर्रे के पास है। अब आपको पता है रोहतांग दर्रा कहाँ है, हमने दर्रे वाले पॉइंट में, दर्रे वाले लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। अब हिमाचल प्रदेश से नदी निकल रही है, हिमाचल प्रदेश से नदी नदी निकलने के बाद में ये नदी पंजाब की, पंजाब से कौन सी नदी बह रही है, यहाँ से तिब्बत, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद पंजाब, पंजाब के जो हरीके क्षेत्र है, यहाँ पर आके ये व्यास नदी मिल जाती है, किससे, सतलुज नदी से। तो आपको याद रखना है, हरीके जो नामक क्षेत्र है, वहां पर व्यास नदी आकर किससे मिल जाती है, सतलुज नदी से मिल जाती है। और वहीं से भागड़ा नागला परियोजना जो हमारा प्रोजेक्ट है इंदिरा गांधी नहर को पानी देने का, वो स्टार्ट होता है। अब इसे मैप पर देखिए, जैसे इस मैप में आप देखोगे तो इस मैप में आपको ये नजर आएगा, ये कौन सा है, राकसताल झील, और ये सिपकिला दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश, पंजाब, और ये नदी मिल गई आगे सिंधु नदी में। ओके, इससे पहले ये देखिए व्यास नदी, हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध के पास कौन सा है, यहाँ पर व्यास कुंड है, रोहतांग दर्रा है, रोहतांग दर्रे के बाद में ये समांतर चलती हुई कहाँ मिलेगी, यहाँ पे कौन सा है, हरिके बैराज, हरिके बैराज नामक स्थान पर व्यास नदी किससे मिल जाती है, सतलुज नदी से मिल जाती है। तो कहाँ पर मिलती है, पंजाब में हरिके नामक क्षेत्र पर ये नदी मिल जाती है। कौन सी नदी, व्यास नदी सतलुज से मिल जाती है। अब तीसरे नदी पर हम बात करते हैं। तीसरी जो हमारी महत्वपूर्ण नदी है, वो हमारी कौन सी है, रावी नदी। रावी नदी को आप ऐसे रख सकते हैं, रैप और रावी, रैप और रोहतांग। तो ये रोहतांग दर्रे से निकलती है, रोहतांग दर्रे से, रोहतांग दर्रे के पश्चिमी भाग से अगर हम बात करें, और कुल्लू घाटी से, कुल्लू
घाटी से। इससे आपको ये भी याद हो जाएगा कुल्लू मनाली, कुल्लू जो हमारी घाटी है वो कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। और ये रावी नदी कहाँ से निकल रही है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कहाँ से, रोहतांग दर्रे के पश्चिमी भाग से कुल्लू घाटी से निकल रही है। अब ये नदी कहाँ पर जाएगी, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है। अगर हम इसकी बात करें तो ये नदी हिमाचल प्रदेश से स्टार्ट होगी। हिमाचल प्रदेश से स्टार्ट होने के बाद में ये जाएगी पंजाब में, और पंजाब में जाकर ये कुछ भाग जम्मू एंड कश्मीर की बॉर्डर को छुएगी, और उसके बाद में ये चली जाएगी पाकिस्तान वाले क्षेत्र में। तो आपको इसका क्रम कैसे याद रखना है, हिमाचल प्रदेश हमें पता है, पंजाब में जाएगी, पंजाब के ऊपर हम देखेंगे कुछ भाग ये जम्मू एंड कश्मीर की बॉर्डर को छुएगी, और उसके बाद में ये आगे जाके हम देखेंगे कि सतलुज नदी में मिल जाएगी। जैसे इसके क्रम को आप देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रे से एक तो व्यास नदी निकलती है व्यास कुंड से, दूसरा कुल्लू घाटी से हमारी रावी नदी निकलती है। रावी नदी ये कौन सा, हिमाचल वाला क्षेत्र है, उसके बाद थोड़ा पंजाब, फिर ये पंजाब के बाद में जम्मू कश्मीर की बॉर्डर पर, और ये बाद में चली जाएगी आगे, जो आगे जाके चिनाब नदी में मिलेगी। एक बार इसको यहीं स्टॉप कर दीजिए। रावी नदी तक आपको समझ में आ गया। रावी, व्यास, सतलज कहाँ से निकलती है, रोहतांग दर्रे से। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट नदी है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट नदी है चेनाब नदी। अगर हम चेनाब नदी की अगर हम चेनाब नदी की बात करें तो चेनाब नदी की अगर हम बात करें तो चेनाब नदी कौन से दर्रे से निकलती है, बारालाचा दर्रे से निकलती है। चेनाब नदी बारालाचा दर्रे से निकलती है। जैसे हमने देखा था रोहतांग दर्रा, फिर बारालाचा दर्रा, बारालाचा दर्रा से हम कहाँ जाते हैं, लेह जाते हैं, और इसी के बीच में हमने देखा था कुंजुम दर्रा, और यहाँ पे हमने सिपकिला दर्रा देखा था। तो बारालाचा दर्रा से कौन सी नदी निकलती है, चेनाब नदी निकलती है। चेनाब नदी की बात करें तो चेनाब नदी सबसे ऊपर में है। तो चेनाब नदी का अगर प्रवाह आपको देखना है तो चेनाब नदी हिमाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर से ये कहाँ जाएगी, जम्मू कश्मीर से ये चली जाएगी सीधा पाकिस्तान में। जैसे इसके प्रवाह की हम बात करें, जैसे इसके प्रवाह की बात कीजिए तो ये बारालाचा दर्रा है, बारालाचा दर्रा से ये हिमाचल प्रदेश है, ये जम्मू कश्मीर है, और जम्मू कश्मीर से ये सीधी नदी चली जाएगी कहाँ पर, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में। सबसे बड़ी अगर सिंधु की सहायक नदियों की बात करें तो वो कौन सी है, चेनाब नदी है। चेनाब नदी में हम देखेंगे झेलम नदी, रावी नदी आकर मिलती है। ओके, रोहतांग दर्रा और बारालाचा दर्रा कहाँ पर है, बारालाचा दर्रा हमारा हिमाचल प्रदेश में है। तो तीन नदियों का आपको क्रम समझ में आ गया। हमें पहला सतलुज, ब्यास, रावी और चेनाब। अब इसके बाद में हम झेलम नदी देखते हैं। अगर हम झेलम नदी की बात करें सॉरी, अगर हम झेलम नदी की बात करें तो झेलम नदी का अगर हम उद्गम की बात करें तो झेलम नदी कहाँ से निकलती है, झेलम नदी जम्मू एंड कश्मीर में कश्मीर घाटी के पास से निकलती है। कश्मीर घाटी नाम आपको याद आते हैं, आपको पता चल जाएगा कश्मीर से ही निकलेगी क्योंकि कश्मीर घाटी है। कश्मीर घाटी के बाद में हम देखते हैं वूलर झील। वूलर झील को पानी कौन देती है, वूलर झील को पानी देती है झेलम नदी। झेलम नदी की दो सहायक नदी है, एक किशनगंगा और दूसरी हम बात करें तो पूंछ नदी। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। बाद में जैसे ये बात कर रहे हैं झेलम नदी, झेलम नदी वूलर झील को पानी देते हुए जम्मू कश्मीर की बॉर्डर के समांतर होते हुए आगे जाके मिल जाएगी चेनाब नदी में। जैसे हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। इस डायग्राम में आप देखिए ये कौन सी है, वेरीनाग झील। वेरीनाग जिसे शेषनाग वेरीनाग कहते हैं, ये कहाँ पर है, ये हमने कश्मीर घाटी की बात की थी, कश्मीर घाटी के पास में है। उसके बाद में श्रीनगर, वुलर झील, उसके बाद में किशनगंगा इसकी सहायक नदी है, दूसरा पूंछ उसकी सहायक नदी है। पूंछ के बाद में जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के साथ पैरेलली चलते हुए आगे जाके कहाँ मिल जाएगी, चेनाब में मिल जाएगी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमने झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज पांच नदियों की बात कर ली। अब ये पांचों नदियों आगे जाकर कहाँ पर मिलेगी, आगे जाकर ये हम देखेंगे पंच नदी यानी मिठानकोट, पाकिस्तान का एक रीजन है मिठानकोट, वहां पर जाके मिल जाएगी। और इस पूरे रीजन को, पंजाब वाले पूरे रीजन को
जैसे भारत में पंजाब है, वैसे ही पाकिस्तान में भी पंजाब है, और इस पूरे रीजन को हम पंचनद कहते हैं। अब बेसिकली आपसे पूछा जाए कि पंचनद क्या है, तो 5 नदियों का संगम, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज, जब 5 नदियों का जो ये अपवाह तंत्र है, नदियों का जो संगम है, उसे हम पंचनद कहते हैं। जैसे आप अब हम इसके डायग्राम की बात करते हैं, जिससे हमें क्लियर पिक्चर नजर आए कि ये नदियां कहाँ से निकलती है। जैसे हम बात करें, सबसे पहले इस डायग्राम को देखिए। ये हमारा क्या है, प्यारा भारत है। ये लद्दाख वाला रीजन है, और ये लद्दाख वाले रीजन में हम देखते हैं ऊपर वाला जम्मू कश्मीर है, उसके बाद में हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के बाद में ये श्रीनगर और जम्मू कश्मीर है, पंजाब वाला रीजन है। तो यहाँ से कौन सी नदी निकल रही है, मैं डायग्राम पेन चेंज कर रहा हूँ। ये नदी कौन सी है, सबसे बड़ी नदी सतलुज नदी। कहाँ से आ रही है, तिब्बत से। तिब्बत के बाद में ये सबसे छोटी जो नदी आज नजर आ रही है, जो कहाँ से, हिमाचल प्रदेश में। कहाँ से, व्यास कुंड रोहतांग दर्रे से। ये किस में मिलेगी, सतलुज में। उसके बाद में ये कौन सी नदी है, उसके बाद रावी नदी। व्यास नदी, रावी नदी कहाँ से निकल रही है, रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकल रही है। और ये बाद में किस में मिल जाएगी, आगे जाके हम चेनाब नदी में, सॉरी, रावी नदी, हाँ ठीक है। रावी नदी के बाद में हम दूसरी नदी देखते हैं, चिनाब नदी। चिनाब नदी के बारे में अगर हम बात करें, तो चिनाब नदी मुख्यतः 2 नदियों का संगम है, चंद्रा और भागा, जिसे आगे हम कहते हैं चंद्रभागा, और बाद में चिनाब नदी बन जाती है। अगर हम बात करें चंद्रभागा की, चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश में चंद्रा और भागा 2 सहायक नदियों से मिलकर बनी है, और ये तांडी तांडी नामक क्षेत्र पर मिलती है। यानी चंद्रा, एक सेकंड रुकिए प्लीज, मैं, चंद्रा और भागा 2 नदियां हैं, आपस में मिलती है तांडी वाले क्षेत्र पर, और आगे ये चेनाब नदी मिल जाती है। ये चेनाब नदी है। उसके बाद में ये झेलम नदी है, जो वेरीनाग से निकलती है। वेरीनाग उलर झील को पानी देगी, जम्मू कश्मीर की बॉर्डर के साथ चलेगी। और सबसे मुख्य नदी कौन सी, इंडस नदी। इसके बाद में ये तो वही डायग्राम है, रावी, व्यास, सतलुज, चेनाब, झेलम, इंडस नदी। अगर हम बात करें मुख्य सहायक नदी की, तिब्बत से निकलती है। तिब्बत से निकलने के बाद हमने देखा श्योक रवि सियाचिन ग्लेशियर से पानी ग्रहण करती है, ये काराकोरम रेंज है। उसके बाद में गिलगित नदी है। गिलगित नदी की सहायक नदी कौन सी है, गिलगित नदी की सहायक नदी है हुंजा नदी। डायग्राम चेंज करके बताता हूँ। ये हमारी मुख्य सिंधु नदी है। सिंधु की सहायक यहाँ पे जास्कर नदी है। जास्कर के बाद में हमने देखा था कौन सी, द्रास है। उसके बाद में ये श्योक नदी है। श्योक में हमने देखा था नुब्रा, एंड दूसरा गलवान। उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे सिगार है। सिगार के बाद में गिलगित नदी है। गिलगित की सहायक कौन सी है, हुंजा नदी। और आगे जाके पाकिस्तान में मिल जाती है। पाकिस्तान के बाद में ये आगे कराची के पूर्व में अरब सागर में गिर जाती है। और इस पूरे रीजन को, जो ग्रीन वाला रीजन आपको दिखाई दे रहा है, इस पूरे वाले ग्रीन रीजन को हम क्या कहते हैं, पंचनद, क्योंकि ये 5 नदियों के संगम से बना है। वेरीनाग आपको याद आ रहा है, वेरीनाग कहाँ पर था। वेरीनाग हमने देखा था, वेरीनाग से झेलम नदी निकलती है, जो लास्ट की नदी है झेलम नदी, वेरीनाग से निकलती है। वेरीनाग कहाँ पर है, कश्मीर घाटी के पास। उसके बाद में श्रीनगर के पास वुलर झील को पानी देती है, जम्मू कश्मीर की बॉर्डर के समांतर चलते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। ओके। पीर पंजाल रेंज धौलाधार रेंज के बीच में से गुजरती है। पीर पंजाल धौलाधार हमने देखा था मध्य हिमालय के भाग है। पूरा जो हमारा सेशन है, जब तक आज हमारा 8वां सेशन, एक दूसरे से अंतर संबंधित है। अगर आपको पीर पंजाल रेंज पता है, तो आपको पता होगा कि नीचे धौलाधार है। पीर पंजाल और धौलाधार के बीच में से झेलम नदी निकल रही है। तो एग्जामिनर आपसे पूछे कि झेलम नदी का प्रवाह कहाँ पर है, तो पीर पंजाल और धौलाधार के बीच में है। तो आपको ये सभी चीजें क्लियर होगी अगर आपने पूरा क्रम से अगर पूरे लेक्चर को लिया है। जैसे अगर हम बात करें, अभी बात की थी चंद्रा रिवर और भागा रिवर, दोनों मिलकर चंद्रभागा रिवर बनाती हैं, और आगे ये चेनाब रिवर के नाम से जाना जाती है, जो कहाँ से निकलती है, जास्कर रेंज से। पहला कौन सा है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। जास्कर रेंज कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश का। इसका कुछ भाग कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश से चेनाब नदी निकलती है। चंद्रा, भागा,
उसके बाद में जम्मू कश्मीर में जाएगी, जम्मू कश्मीर के बाद में पाकिस्तान में। आपको याद रखना है चेनाब रिवर के बारे में, हिमाचल प्रदेश से सीधा जम्मू कश्मीर चली जाती है, पंजाब वाले रीजन में नहीं जाती है। तो आप इस डायग्राम से अच्छे से समझ सकते हैं कि चंद्रा और भागा तांडी नामों वाले स्थान पर मिलेगी, मिलने के बाद में हिमाचल से सीधा कहाँ चली जाएगी, जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जाने के बाद में ये पाकिस्तान में चली जाएगी। आगे रोहतांग पास से एक रावी नदी निकलती है, दूसरा रोहतांग पास से व्यास नदी निकलती है। व्यास नदी आगे हरिके बैराज में जाके मिल जाती है, और हरिके में कौन सा है, हमारा भागड़ा नागल परियोजना है, जो इंदिरा गांधी को पानी प्रदान करता है, जिससे हम देखते हैं पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है, राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग में पानी की आपूर्ति करवाता है कौन, सतलुज नदी। कौन से बैराज से, हरिके बैराज से, हरिके बैराज में व्यास नदी आके मिलती है। मानसरोवर लेक, सतलुज नदी, सिक्किला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के बाद में पंजाब, और पंजाब के बाद सीधा फिरोजपुर होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। अब सबसे महत्वपूर्ण हम बात करते हैं जो हमारे करंट का मुद्दा था, जो अभी हमने सिंदूर मिशन देखा था, जिसमें भारत के द्वारा सिंधु नदी का पानी रोक दिया गया था। हम बात करते हैं ट्रीटी की, सिंधु नदी ट्रीटी की। तो 19 सितंबर 1960 को ये ट्रीटी होती है जवाहरलाल नेहरू के बीच में और अयूब खान के बीच में। इसे इंडस वाटर ट्रीटी के नाम से जानते हैं। इस ट्रीटी का जो एग्रीमेंट है वो इस तरह है, इसमें कहा गया है कि जो 3 ईस्टर्न पूर्वी नदियां हैं जैसे रावी, व्यास और सतलुज, ये फुल पावर किसके पास होगी, फुल राइट्स किसके पास होंगे, भारत के पास होंगे। यानी इसका पूरा पानी, रावी व्यास सतलुज का जो पानी का अधिकार होगा वो भारत के पास होगा। दूसरा अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया कि जो वेस्टर्न रिवर है, 3 नदी जैसे झेलम, चेनाब और रावी, झेलम चेनाब रावी का जो पानी होगा उसका अधिकार किसके पास होगा, उसका अधिकार पाकिस्तान के पास होगा। लेकिन इसके पानी का 20% भारत यूज कर सकता है। कहां पर यूज कर सकता है, लिमिटेड इरिगेशन में एंड नॉन कंजम्पशन में। और जैसे हम बात करें पावर प्लांट में, पावर जनरेशन में, इन क्षेत्रों में अगर हम बात करें 20% पानी भारत के द्वारा यूज किया जा सकता है इंडस वाटर ट्रीटी के माध्यम से। किन के बीच में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के बीच में हुआ था। कब हुआ था, 19 सितंबर 1960 को हुआ था। ओके, आपको ट्रीटी समझ में आ गई। अब एक बार हम इसकी ब्लैंक में पर प्रैक्टिस करते हैं, जिससे आपको, मुझे ये क्लियरिटी रहे कि आपको सब चीजें समझ में आ गई है। जैसे ये हमारा इंडस रिवर सिस्टम है, इंडस रिवर सिस्टम में ये हमारी मेन रिवर है, ये हमारी मेन रिवर है। मेन रिवर ये कहां से, बोखरचू ग्लेशियर से निकल रही है, बोखरचू ग्लेशियर से ये निकल रही है। बोखरचू से ग्लेशियर से निकलने के बाद ये लद्दाख में प्रवेश करती है, लद्दाख के बाद में ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। अगर इसकी पहली बात करें राइट विंग की, तो ये कौन सी है, जास्कर। इसके बाद में ये कौन सी है, द्रास। ये श्योक नदी है। श्योक की सहायक की बात करें तो नुब्रा है, नुब्रा के बाद में हम गलवान है। ये सिगार नदी है, सिगार के बाद में गिलगित है, गिलगित की सहायक हुंजा है, और ये कहां पर चली गई, पाकिस्तान में। इसके बाद में हम देखेंगे झेलम है, झेलम है जो वेरीनाग से निकलती है, झेलम। उसके बाद में ये किशनगंगा है, और ये पूंछ नदी है, किसकी सहायक नदी है, झेलम की सहायक नदी है। झेलम की सहायक, झेलम पर ही हम देखते हैं वूलर झील है, झेलम पर ही श्रीनगर शहर है। झेलम के बाद में हम देखते हैं चेनाब। चेनाब की बात करें, चेनाब नदी चंद्रा और भागा से मिलकर बनी है, जो बारालाचा दर्रे से निकलती है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, और उसके बाद में ये चली जाती है पाकिस्तान में। रोहतांग दर्रे से 2 नदी निकलती है, रावी नदी जो पंजाब जम्मू कश्मीर की बॉर्डर पर होते हुए पाकिस्तान चली जाती है। व्यास नदी व्यास कुंड रोहतांग दर्रे से निकलती है, और उसके बाद में ये पंजाब होते हुए हरिके बैराज पर मिलती है। सतलुज नदी, सतलुज नदी हम देखते हैं तिब्बत से निकलती है, राक्सताल झील से, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पंजाब के बाद में पाकिस्तान। और ये तीनों कहाँ पर मिलती है, तीनों मिलती है मिठानकोट में, जिसे हम इसे पंचनद कहते हैं। उस पूरे क्षेत्र को हम पंचनद कहते हैं, और ये पूरा सिस्टम सिंधु वाला
आगे जाके अरब सागर में, यानी हम देखेंगे कि जब पाकिस्तान के कराची के पूर्व में ये अरब सागर में गिर जाती है। आई होप आपको ये पूरा चित्र समझ में आया होगा इंडस रिवर सिस्टम। आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, कल हम बात करेंगे गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।